योग्य व्यक्ति चाहे कहीं भी रहे, अपने लिए जगह जरूर बना लेता है। प्रतिभा चाहे जन्मजात हो या अर्जित की गई हो, उसका लाभ जरूर मिलता है। योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति को देर से ही सही अपना पुरस्कार मिल ही जाता है। अधीश तो प्रतिभाशाली भी था और मेहनती भी, और अपनी इन्हीं खूबियों के चलते वो मंदार में गुरुओं और सहपाठियों से लेकर वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों तक के बीच में प्रसिद्ध था। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी को किसी की उन्नति अच्छी ही लगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो द्वेष और जलन की आग में जलते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना मानते नहीं। अधीश के आसपास भी कई ऐसे लोग थे जो उसकी प्रगति से खुश नहीं थे, उसकी प्रतिभा से जलते थे और सभा के दिन उसे नीचा दिखाने की पूरी योजना बना चुके थे। कौन थे ये लोग? क्या ये अपने इरादों में सफल हो जाएंगे? क्या अधीश को हार का मुंह देखना पड़ेगा? औषधि ने किसी जादू की तरह काम किया। अधीश की मस्तिष्क की क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। वो खुशी से उछल पड़ा। आखिरकार उसका प्रयोग सफल रहा। वो मन ही मन खुश होता हुआ पुस्तकालय की ओर चल पड़ा। रात का समय था। अधीश पुस्तकालय से वापस लौट रहा था। अचानक उसे लगा कुछ लोग उसके पीछे आ रहे हैं। उसने पलटकर देखा, वे लोग और पास आ गए थे। अधीश रुक गया। अधीश, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? उनमें से एक ने कहा। हाँ कहिए, क्या बात है? अधीश ने पूछा। यहां नहीं, हमारे साथ चलो, बैठक कर बात करेंगे। वो बोला। ठीक है, चलो, अधीश ने कहा और उनके पीछे चल पड़ा। वे उसे मंदार के दूसरे कोने पर स्थित एक भवन में ले गए। उस जगह पर पहुंचकर अधीश को कुछ अजीब सा लगा। ये कौन सी जगह है? क्या बात करनी है आपको? जल्दी बोलिए, मुझे वापस जाकर अभ्यास भी करना है। अधीश ने कहा। उसकी आवाज में उसकी चिड़चिड़ाहट का पता चल रहा था। बात सिर्फ इतनी सी है कि आने वाली सभा में तुम भाग नहीं लोगे। अभी के अभी जाकर गुरु सूर्यभान से तुम कहोगे कि तुम्हें सभा में भाग नहीं लेना है। उनमें से एक व्यक्ति बोला। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? अधीश ने अपनी भौहें सिकोड़कर पूछा। क्योंकि हम कह रहे हैं कि आप अपना नाम वापस लो, वरना। अभी वो बोल ही रहा था कि एक भारी आवाज गूंजी। वरना क्या? जागेश, बताओगे वरना क्या? यह गुरु सूर्यभान की आवाज थी। गुरुजी आप? अधीश उन्हें इस जगह देखकर चौंक पड़ा, लेकिन उन्होंने अधीश की बात का जवाब नहीं दिया और फिर उस व्यक्ति की तरफ देखकर बोले। आज के बाद यदि मेरे शिष्य के आसपास भी दिखाई दिए तो अगले ही क्षण तुम अंधार में दिखाई नहीं दोगे जागेश, और इसे मेरी आखिरी चेतावनी समझो। जागेश बिल्कुल चुपचाप सर झुकाए खड़ा रहा। उसके साथी भी चुप थे। चलो अधीश, यहां से, और आगे से इस तरह के लोगों से दूर रहना। अधीश को डांटते हुए गुरु सूर्यभान बोले। जी गुरुजी, उसने धीरे से कहा और वहां से उठकर उनके साथ चलने लगा। बाहर आकर गुरु सूर्यभान ने कहा, इन सबसे हमेशा दूर रहना अधीश। कौन है ये सब गुरुजी, और मुझे धमकी क्यों दे रहे थे? अधीश की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। इनको तुमसे नहीं, मुझसे परेशानी है। ये मंदार के ही पुराने छात्र हैं जो वर्षों से यहां जमे हुए हैं। इनका काम है आगे बढ़ने वाले विद्यार्थियों को पीछे खींचना। ये खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो दूसरों को पीछे धकेल कर ही सुख पाते हैं। गुरु सूर्यभान गुर्राते हुए बोले। अधीश को लगा बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, लेकिन फिर उसने आगे कुछ नहीं पूछा। वैसे भी उसे कई बार लगा था कि मंदार के अन्य शिक्षक और छात्र गुरु सूर्यभान से थोड़ी दूरी बनाकर ही रखते हैं, और जब वो कहता कि वो सूर्यभान का शिष्य है तो उसे अजीब सी नजरों से देखते। जाओ अब जाकर आराम करो, गुरु सूर्यभान ने कहा और तेज कदम बढ़ाते हुए वहां से चले गए। अधीश अपने कमरे में आकर बहुत देर तक इस बारे में सोचता रहा। उधर प्रकाश नगर में अधिपति कैलाश नए जीवन में रम गए थे, लेकिन चंद्रनगर की याद उन्हें आती ही रहती थी। विश्वा उन्हें लेकर इंद्रनगर भी गए। अधीश की तरक्की देखकर वे फूले नहीं समाते थे। विश्वनाथ पुरोहित ने सामंत रणधीर से एक विद्यालय खोलने की अनुमति भी ले ली थी। सामंत रणधीर अधिपति कैलाश जौहरगढ़ के योग्यतम शिक्षकों में से एक हैं।
यदि यहाँ उन्हें एक विद्यालय खोलने की अनुमति मिल जाए तो यहाँ के छात्रों को बहुत लाभ मिलेगा। विश्वा ने कहा, क्यों नहीं? इनके शिष्य अधीश की बहादुरी तो मैंने अपनी आंखों से देखी है, सामंत ने कहा और तुरंत ही प्रकाश नगर के पास ही एक बड़ी भूमि उन्हें दे दी। विद्यालय बनाने का काम जोर शोर से चल रहा था। सब उसी में व्यस्त थे। पाणिक भी दिन रात मेहनत करके अपने दुख को भुलाने की कोशिश करता था। सिर्फ देवयानी ही किसी से ना कुछ कह पाती, ना ठीक से रो पाती। उसका शरीर जैसे घुलता जा रहा था और वो बस एक छाया भर रह गई हो। सभा का दिन आ गया था। सभी गुरुजन और विद्यार्थी तैयार होकर सभा में जा रहे थे। अधीश ने एक बार फिर अपने पाठ दोहराए और चल पड़ा। सभा में दूर दूर से लोग आए थे। शिक्षकों और छात्रों के बैठने की अलग अलग व्यवस्था थी। अधीश भी अपने क्रम के हिसाब से एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। नमस्कार, आप अधीश है ना? एक लड़की की आवाज आई तो अधीश ने घूमकर देखा। जी नमस्कार, मैं अधीश ही हूं। इस तरह अचानक उसने पूछ लिया तो अधीश थोड़ा चौंक गया था। आप मुझे कैसे जानती हैं? ललिता मेरी सखी थी, वो बताती रहती थी और मैंने देखते ही आपको पहचान लिया। वो मुस्कुराकर बोली। ललिता का नाम सुनकर अधीश को कुछ याद आया। अच्छा, तो आप ईला हैं। मुझे भी ललिता ने आपके बारे में बताया था। क्या आप भी सभा में भाग ले रही हैं? जी, लेकिन मैं भाषण में हिस्सा नहीं ले रही। उसके बाद होने वाली प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लूंगी, ईला ने कहा। अच्छा, मैं तो बस 2 विषयों पर अपनी बात रखूंगा और भाषण के बाद बैठकर दूसरी प्रतियोगिताएं देखूंगा, अधीश ने कहा। यह भी सही है, इस तरह हम दोनों एक दूसरे का प्रदर्शन देख सकते हैं, ईला ने कहा और वो फिर मुस्कुराई। अधीश ने अब की बार उसके चेहरे को ध्यान से देखा। ललिता का कद थोड़ा छोटा था और गोल चेहरे पर एक मुस्कान खेलती रहती थी। उसे बहुत सुंदर नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसकी बोलती आंखें और मुस्कुराता चेहरा किसी को भी बांध लेता था। जल्दी ही मुख्य अतिथि आ गए और सभा शुरू हो गई। कुछ देर तक मुख्य अतिथि और अन्य विद्वान मांत्रिकों का भाषण चला। उसके बाद अधीश की बारी आई। उसके भाषण और विषय पर ज्ञान को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। सभागृह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बधाई हो सूर्यभान जी, आपका शिष्य तो बहुत मेधावी और योग्य है, गुरु वृंदा ने कहा। वे गुरु सूर्यभान के ठीक बगल में बैठी थी। धन्यवाद वृंदा जी, मैं तो यही चाहता हूं कि अधीश खूब तरक्की करे। आपने पिछली साहस यात्रा के बारे में तो सुना ही होगा, सूर्यभान ने कहा। हाँ सूर्यभान जी, मुझे पता चला कैसे अधीश ने अकेले ही एक बूढ़े रक्त संधान तांत्रिक को मार गिराया। आशा करती हूं आज कोई ना कोई उत्तम श्रेणी का मांत्रिक अधीश को अपने दल में शामिल कर ही लेगा, वृंदा ने कहा। मैं भी यही चाहता हूं वृंदा जी, गुरु सूर्यभान मुस्कुराते हुए बोले। अधीश को देखकर मुझे किसी की याद आती है सूर्यभान जी। वृंदा ने सूर्यभान के चेहरे की ओर देखा और तुरंत ही अपनी नजरें हटा ली। मंदार में कोई भी सीधे सूर्यभान के चेहरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं करता था। उनकी तीसरी आंख देखने वाले के मन में डर उत्पन्न कर देती थी। विक्रम की बात कर रही हैं आप वृंदा जी? मुझे भी वही याद आता है। सालों बाद कोई इतना प्रतिभाशाली छात्र मंदार में आया है, सूर्यभान ने गहरी सांस लेकर कहा। वो भी आपका शिष्य बनकर, वृंदा ने हंसते हुए कहा। तो गुरु सूर्यभान मुस्कुरा दिए। भाषण समाप्त हो चुके थे। अब दोनों की प्रतियोगिताएं शुरू होने वाली थीं। एक एक कर सभी प्रतियोगिताओं के नाम पुकारे जा रहे थे और वे एक एक कर मंच पर आकर अपना परिचय दे रहे थे। अपना भाषण समाप्त करने के बाद अधीश कुछ देर ईला के पास बैठा उससे बातचीत करता रहा। अगली प्रतियोगी है मांत्रिक ईला। मंच से आवाज आई तो उत्साह से भरी ईला उठ खड़ी हुई। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, अच्छा प्रदर्शन करना, अधीश ने कहा। तो ईला ने दोनों हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद कहा और मंच की ओर चली गई। अधीश उठकर अपने कमरे की ओर जाने लगा। प्रतियोगिता न जाने कितनी देर तक चलेगी, मुझे अपने कमरे में जाकर अभ्यास करना चाहिए, उसने सोचा। अगले प्रतियोगी हैं मांत्रिक अधीश, मंच से आवाज आई। अधीश ने पलट कर देखा। उसने ठीक ही सुना था। मंच से एक बार फिर उसका नाम पुकारा गया। वृंदा ने सूर्यभान की ओर देखा। मुझे ये नहीं पता था, उन्होंने कहा। अधीश दौड़कर उनके पास गया। गुरुजी, आपने मेरा नाम दिया था?
उसने पूछा। नहीं अधीश, मुझे लगा तुमने दिया होगा, सूर्यभान ने कहा। अधीश चुप खड़ा रहा। मुझे लगता है उन्हीं दुष्ट लड़कों ने तुम्हारा नाम प्रतियोगिता के लिए दिया होगा। अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ठीक है गुरुजी, मैं जाता हूं, अधीश ने कहा और उन्हें प्रणाम किया। अपने आप को किसी मुसीबत में मत डालना अधीश, ये कोई जाल भी हो सकता है। अब जाओ और अच्छा प्रदर्शन करो, गुरु सूर्यभान ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। अधीश चला गया। अब जो भी हो, मैं पीछे नहीं हट सकता, उसने सोचा और मंच पर चढ़ गया। वाह, तुम भी यहां हो, कैसे? ईला ने चहकते हुए पूछा। हाँ, मैं यहां कैसे हूं ये तो मुझे भी नहीं पता, अधीश ने धीरे से कहा। प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी। उन सबको एक बड़े मैदान में ले जाया गया। चारों ओर अतिथियों के बैठने के लिए ऊंचे मचान बनाए गए थे। मैदान में मांत्रिक छात्र घेरा बनाकर खड़े थे। दो दो छात्रों को क्रम से बुलाया जा रहा था। दोनों एक दूसरे पर हमला करते और उनमें से जो भी कमजोर पड़ता चिल्लाकर कहता, मैं हार मानता हूं। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसकी जान जाने का भी खतरा होता था। हालांकि उनकी सुरक्षा का अच्छा इंतजाम किया गया था, लेकिन फिर भी सावधानी रखना जरूरी था। मैदान में जगह जगह पर संकेत चक्र बने हुए थे। कई रक्षक भी चारों ओर खड़े थे। उनमें से जो हार जाता बाहर हो जाता, जीतने वाला अगले मुकाबले के लिए तैयार रहता। इस तरह कुल 5 चरणों में विजेता का चुनाव होना था। पहले चरण में 32 प्रतियोगी एक दूसरे से भिड़ने वाले थे। अगली बारी है मांत्रिक अधीश और मांत्रिक कुमार की। अधीश आगे बढ़ा और मैदान के बीच में जाकर खड़ा हो गया। मांत्रिक कुमार पहले से ही वहां था। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और अपना परिचय दिया। बूम, एक आवाज हुई। ये प्रतियोगिता शुरू करने का संकेत था। कुमार ने हाथ ऊपर किए और मंत्र पढ़ा। पहला हमला उसी की ओर से था। अग्नि! आग का एक बड़ा पिंड अधीश की ओर आया। अग्नि! अधीश ने उससे भी बड़ा पिंड पैदा किया, जो कुमार के अग्नि पिंड से जाकर टकरा गया और एक जोर का धमाका हुआ। अधीश ने कुमार को अगला मौका दिए बिना ही अग्नि पिंडों की झड़ी लगा दी। कुमार चकरा गया। अग्नि मंत्र उसके पास भी था, लेकिन इतनी तेजी से अनेक अग्निपिंड पैदा करने के लिए बहुत अधिक मानसिक क्षमता की जरूरत होती है। मैं हार मानता हूं, कुमार ने कहा। रक्षक ने एक इशारा किया और संकेत चक्रों से एक नीली रोशनी पैदा होने लगी। अधीश के छोड़े हुए सारे अग्निपिंड फूल बनकर मैदान में बरस गए। पहला मुकाबला अधीश ने बड़ी आसानी से जीत लिया। वो जाकर अपनी जगह बैठ गया। ईला उसे खोजती हुई उसके पास आकर बैठ गई। बधाई हो, उसने कहा। अधीश मुस्कुरा भर दिया। वो अब समझ गया था कि यदि उसने बात करने की शुरुआत कर दी तो ईला को चुप कराना मुश्किल हो जाएगा। लगभग 2 घंटे में पहला चरण समाप्त हो गया। दूसरे चरण के लिए प्रतियोगियों को बुलाया जाने लगा। अब की बार अधीश का सामना मांत्रिक प्रकाश के साथ था। सावधान रहना अधीश, प्रकाश के पास 3 तत्वों के मंत्र हैं और वो बहुत तेज भी हैं, ईला ने कहा। मैं ध्यान रखूंगा, धन्यवाद, अधीश बोला और मैदान की ओर चल पड़ा। मांत्रिक अधीश, मांत्रिक प्रकाश, दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। प्रतियोगिता शुरू हो गई। व्यूश! एक आवाज के साथ मंच पर गहरा अंधेरा छा गया। इस बार अधीश ने अपने सामने खड़े प्रतिद्वंदी को मौका नहीं दिया था और खुद ने पहल करते हुए अंधकार मंत्र पढ़ा। अभी प्रकाश ठीक से कुछ समझ पाता कि उसका दिमाग पर अंधकार ने अपना प्रभाव जमा लिया। इस अंधेरे से लड़ने के लिए मानसिक क्षमता कम से कम द्वितीय श्रेणी के मांत्रिक जितनी होनी चाहिए। प्रकाश उलझ चुका था। इससे पहले कि वो अंधकार मंत्र को काटने के लिए कुछ करता, अधीश ने अगला हमला कर दिया। हिम! अधीश ने हिम अस्त्र मंत्र पढ़ा और सारे मैदान में एक ठंडी लहर दौड़ गई। प्रकाश का शरीर बर्फ में जकड़ चुका था। मैं हार मानता हूं, वो चिल्लाया। 3 तत्व मंत्र? ईला आश्चर्य से अधीश को देख रही थी। कुछ ही देर में तीसरे मुकाबले के लिए अधीश को पुकारा गया। मांत्रिक अधीश, मांत्रिक विशाल। अधीश जैसे ही मैदान में पहुंचा, उसे कुछ याद आया। मांत्रिक विशाल भी कल रात उन लड़कों के साथ था। मांत्रिक अधीश, देखो हम फिर मिल गए, मैंने कहा था ना। लेकिन वो अपना वाक्य पूरा करता है इससे पहले अधीश ने हमला कर दिया। अग्नि! एक अग्निपिंड विशाल की ओर तेजी से बढ़ा। विशाल तेजी से अपनी जगह से हट गया। भूमि गह्वर!
विशाल ने मंत्र पढ़ा और अधीश धरती के बहुत नीचे एक गड्ढे में गिरता चला गया। अब तुम पाताल जाकर ही रुकोगे घमंडी, विशाल चिल्लाया। क्या अधीश उसके जाल में फंस चुका था? क्या थी विशाल की चाल और वो अधीश को क्यों उसमें फंसाना चाहता था? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।